आप देख रहे हैं शंखनाद और आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शंखनाद आज हरदोई से, वो हरदोई जो भक्त प्रहलाद की धरती है, वो हरदोई जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर भगवान विष्णु ने 2 बार अवतार लिया, वो हरदोई जहां से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन अगर हरदोई की सियासत की बात की जाए तो यहां जिस सदर सीट पर मैं खड़ा हूं हरदोई की, यहां पर आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला। यह सीट हमेशा नरेश अग्रवाल के पास गई पिछले 40 सालों से। अब उनके बेटे यहां से विधायक है जो कि अब बीजेपी में आ चुके हैं। और इस हरदोई के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिसने भी यहां से, जिस पार्टी ने भी 6 से ज्यादा सीटें जीत ली, लखनऊ की गद्दी उसी पार्टी को मिलती है। इस बार हरदोई की जनता क्या डिसाइड करती है, यह तो जनता जनार्दन के मन में है, उनके जनादेश में है, जिसके लिए हमें नतीजों तक रुकना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। अपने अपने दावे तो होंगे ही, साथ ही यूपी की सियासत में जो इस वक्त उठापटक चल रही है उस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हरदोई वो सीट जहां आज तक कमल नहीं खिला है, वो सीट जो समाजवादी पार्टी के लिए अजीम मानी जाती रही, लेकिन 2022 में अचानक बीजेपी ने पूरा समीकरण बदल दिया है। हरदोई पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल का गढ़ मानी जाती है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले 10 चुनाव में से 7 बार लगातार नरेश अग्रवाल और 3 बार लगातार उनके बेटे नितिन अग्रवाल इस सीट पर जीत दर्ज करा चुके हैं। इस बार नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा और बीजेपी का हाथ थाम लिया है। और बीजेपी को उम्मीद है कि अग्रवाल परिवार ही उनका यहाँ खाता खोल पाएगा, इसलिए नरेश अग्रवाल की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी है। समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है तो 10 मार्च को खुद ही पता लग जाएगी। हम अपने मुंह से क्या कहें। अगर नरेश ने कुछ किया है, इतने बार चुनाव जीते हैं, बेटा 3 टर्म जीता है, तो तब भी समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं हैसियत हरदोई में दिखा दी। उनकी भी हैसियत हमसे थी। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ पासी मतदाता 60,000 से अधिक हैं। करीब 40,000 ब्राह्मण और 35,000 ठाकुर मतदाता हैं। 30,000 मुस्लिम और करीब 28,000 वैश्य मतदाता हैं। इसके अलावा कुशवाहा और पाल समाज के भी करीब 40,000 मतदाता हैं इस विधानसभा में। हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ का बड़ा मुद्दा है। कई दशकों से बंद चीनी मिल को खुलवाने की कोशिश नाकाम रही है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने हरदोई की 8 में से 7 सीटों पर परचम लहराया था। इस बार बीजेपी 8 सीट पर कब्जा करने की कवायद में है, इसलिए बीजेपी ने 6 पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है। हरदोई सदर में नितिन अग्रवाल को ही बीजेपी उम्मीदवार बनाई है। हरदोई में चौथे चरण में यानी 23 फरवरी को वोटिंग होगी और देखना यह है कि हरदोई की जनता इस बार किसे जीत का ताज पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिला देता हूं। हमारे साथ हैं आशीष सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हैं राम प्रसाद प्रेमी जी, जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ हैं माघवेंद्र सिंह रानू साहब, जो कि विधायक है सवायज हरदोई से भारतीय जनता पार्टी के। आदर्श दीपक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। मैं शुरुआत करूंगा आदर्श दीपक मिश्रा जी, आप ही से। यहाँ के बारे में बात कही जाती है, जलवा जलाल है यहाँ, तो बस अग्रवाल ही अग्रवाल है। और इस बार अग्रवाल साहब जो है समाजवादी पार्टी से खिसक लिए बीजेपी में। देखिए, पहली बात तो यह है कि हरदोई के लोग जागरूक हो चुके हैं। अच्छा। और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी मतलब इसी बार जागरूक हुए, पहले जागरूक नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब यहाँ पर उनके बेटे विधायक हुआ करते थे। अब इस बार हमारी पार्टी में नहीं है। नितिन अग्रवाल जी चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 50,000 वोटों से ज्यादा चुनाव जीतने जा रहा है। अच्छा। ये होने वाला है। हरदोई के लोगों ने मन बना लिया है।
हरदोई के लोग। लेकिन अग्रवाल जी तो कहते हैं, अग्रवाल जी तो ये कहते हैं कि भैया हम जहां चलते हैं हवा का रुख उधर हो जाता है। अग्रवाल जी के बारे में कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक है, वो हर पार्टी में रह चुके हैं। वो कहते हैं हमें पार्टी, अग्रवाल जी पार्टी के मोहताज नहीं है। अखिलेश यादव जी इस मिथन को तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, 2022 में हरदोई से समाजवादी पार्टी की 8 सीटें जीतने जा रही हैं। हाँ। और हरदोई भी हारेगी, हरदोई भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आशीष जी, कांग्रेस कहां टक्कर दे रही है यहां? अभी आपने जो बात कही, हाँ हरदोई में अग्रवाल है तभी तो जनता बेहाल है। हाँ। युवा बेरोजगार है और अच्छा, माफिया हरदोई मालामाल। में अग्रवाल है इसलिए जनता बेहाल है। इसलिए जनता बेहाल है, हाँ। युवा बेरोजगार है और माफिया मालामाल है। हाँ। और ज्ञान विज्ञान रह जाएगा धरा, क्योंकि हरदोई के अंदर सड़कों पर कोरोना का लॉकडाउन हो, हाँ। और चाहे किसी के कष्ट पीड़ा और चालानों का संकट हो, हाँ। अगर किसी ने विपक्ष के रूप पर पूरे 5 साल काम किया है तो माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हरदोई की सड़कों पर काम करने का काम, संघर्ष करने का काम किया है। और जनता तो पिछली बार सफाया काहे हो गया? नहीं, पिछली बार की बात अलग थी। पिछली बार की उसके बात अलग- पिछली बार नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। हमारी संगठन में कमजोरी थी, हमने उसको सही किया, दुरुस्त किया है। हम बेहतर दुरुस्त किया तो फिर नंबर में काहे नहीं आ पाया? आएंगे नंबर में, क्यों नहीं आएंगे? कब तक? नंबर में आए। हमने धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण का सहारा नहीं लिया, इसलिए नंबर में नहीं आए और हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ माघवेंद्र सिंह रानू जी विधायक जुड़ चुके हैं सवायज हरदोई से। माघवेंद्र सिंह जी, जो मैंने सवाल अभी इनसे किया समाजवादी पार्टी से कि यहाँ पर कहा जाता है जलवा जलाल है, अग्रवाल ही अग्रवाल है, तो जिस नरेश अग्रवाल पर कभी बीजेपी वंशवाद, परिवारवाद समाजवादी पार्टी में उनके रहते हुए आरोप लगाती थी, अब आपके बीजेपी में आते ही सब कुछ सही हो गया। जी, नरेश अग्रवाल जी हरदोई के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। हाँ। और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का कद भी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का हरदोई में जो क्षैतिज ग्राफ था वो बढ़ा है। नरेश हाँ। अग्रवाल जी का और उनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ही संबंध रहा। वो रहे किसी भी दल में रहे हो, वो तो सभी दल घूम लिए, घाट घाट का पानी पिया उन्होंने। अंदर से भारतीय जनता पार्टी की मदद वो हमेशा करते रहे। अच्छा। और आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के भारतीय जनता पार्टी अच्छा, वो की मदद- सपा में थे लेकिन अंदर से भाजपा ही थे। जी जी जी। मिश्रा जी बताइए, आपकी पार्टी में रह के धोखा दे रहे थे आपको? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे पार्टी के नेता हाँ। अखिलेश यादव जी, हाँ, आप जानते हो क्या करने वाले हैं? वो क्या करने वाले उत्तर हैं? प्रदेश में धमाल होने वाला है कौन सा धमाल और भैया? हरदोई में भी होने जा रहा है। कौन सा धमाल? भारतीय जनता पार्टी जनपद हरदोई में 8 सीटें हारने जा रही है। अच्छा। 8। आपको आदरणीय विधायक जी हमारे सामने है। हाँ। इनके विधायक कहते मेरी चलती नहीं। अच्छा, जनता की बात, जनता की आवाज को कैसे उठाएंगे हाँ। जब आपकी चलती नहीं? मतलब आपकी विधायक जी सीट हार रहे हैं, ऐसा? विधायक जी सीट हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। अच्छा। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हाँ। समाजवादी पार्टी जनपद हरदोई में 8 सीटें जीतने जा रही है। मैं गारंटी लेता हूं। ऐसा है क्या? जनपद हरदोई की जनता खुलेआम समाजवादी पार्टी के अच्छा, साथ है, बार-बार- विकास के अच्छा, साथ बार-बार है। माघवेंद्र जी ये जो बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो रेस में बहुत आगे निकल गए, हम बहुत आगे निकल गए, बीजेपी वाले बहुत पीछे रह गए। जी, हो सकता है ये रेस में आगे निकल गए हो, ऐसी रेस हो जो उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के ये रेस जीत सकते हो। लेकिन उत्तर अच्छा। प्रदेश में ये लोग कहीं रेस में नहीं, कोई जनता इनके साथ में नहीं है। हाँ। इनके जो कारनामे थे वो लोग भूले नहीं हैं और पूरे प्रदेश में ही इनका सफाया होने वाला। हरदोई तो उनको शून्य मिलना ही मिलना, ये तय है। क्योंकि इनके जो पिछले सरकारों में कारनामे हैं वो आज भी अपहरण, माफिया राज, गुंडागर्दी, बिजली लोगों को देखने को नहीं मिलती थी, किसानों पर अत्याचार होते तो लोग भूले नहीं है। और समाजवादी पार्टी का मतलब ही ये होता था जहां कि अपराधियों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, और हर जगह ये लोग माफियावाद को संरक्षण देते थे। गरीबों को खाना तक नहीं मिलता था, अनाज नहीं मिलता था, शिक्षा के माफिया थे, नकल के यानी माफिया आप थे। 2 पॉइंट पे बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ पहले से, और जी। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की जो योजना है ये इस बार जनता नहीं, को ये एक अनाज ये 2 चीजें बड़ी लगेंगी। जी बिल्कुल, ये मदद कर रही है। बिजली हमारे यहाँ नहीं मिलती थी, हमारे यहाँ बिजली ऐसा था घंटों में आती थी। हाँ। दिन का हफ्ता अलग होता था, रात का हफ्ता अलग होता है। देखा अच्छा, दिन में चलिए मैं देखते आम आदमी थी। पार्टी को भी शामिल कर लेता हूँ। आम जी, आदमी जी। पार्टी से राम प्रसाद प्रेमी जी हैं। कितने घंटे आती है जी हरदोई में अब बिजली? बिजली अगर देखा जाए तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं आती है अभी भी? सभी कटाव छोड़ करके। ऐसा? बिल्कुल पहले भी 8 घंटे, अभी भी 8 घंटे? जी। और अगर दोबारा सरकार मतलब अगर कि 16 बनती है, घंटे बिजली कटी रहती है हरदोई जी, में? कटाव सभी जोड़ लिए जाए रात को छोड़ करके, हाँ। तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं आती, बहुत कर लीजिए तो 12 घंटे। मतलब सपा के समय भी यही हाल था, बीजेपी के समय भी यही हाल है? बिल्कुल। इसीलिए आप कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे? 300 यूनिट बिजली ही नहीं फ्री, तो वो तो घरेलू बिजली है। अच्छा। किसानों को आज तक किसी भी सरकार ने हाँ। सुध नहीं ली। वो तो उन्होंने और कर दिया किसानों के लिए मुफ्त बिजली। कोई सुध नहीं लिया। हाँ? मैं कह रहा हूँ, और आज
आज जो है हाँ। भाई साहब, मतलब जो है, या तो मेरी बात हो जाने दीजिए आप। बोलिए अपनी बात बोलिए कर बोलिए लीजिए। बोलिए बोलिए। हाँ आज किसानों को हाँ अगर 73 साल के पहले दिन से हाँ अगर बिजली मिली होती, पानी की व्यवस्था हुई होती, तो ये किसान बदहाल नहीं होता। आज जब माननीय केजरीवाल जी ने ये बात कही तो सभी लोग उनके नक्शे पर कदम पे कहने लगे कि 300 यूनिट हम भी देंगे। अब देखिए चार अब ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी का आइडिया आया बाकी लोग उसको चुराने लगे। अब ये आरोप तो अखिलेश यादव लगाते हैं कि भैया जो हम शुरू करते हैं फीता काटने के लिए बीजेपी वाले चले आते हैं। लोग तो सोशल मीडिया पर ये भी मजा लेने लगे कि अखिलेश यादव जो सपना देखते हैं ना, वो सपना भी बीजेपी वाले चुरा लेते हैं। ऐसा है क्या राघवेंद्र जी? अखिलेश यादव आज क्या ख्वाब देखने वाले हैं, आंख मूंद के बीजेपी वाले नकल कर लेते, चुरा लेते हैं। तरीके के इनके भाषण रहते हैं, बयान रहते हैं, ये सामाजिक रूप से बातें ठीक नहीं होती। जो सरकार 5 साल आपको कहते हैं कैंची जीवी। 5 साल आपको टाइम मिला, आप क्यों नहीं कैंची कर पाए? क्यों नहीं आपने काम किए? आप शुरुआत करते, आप किसी काम को कह रहे हैं कि 8 घंटे बिजली आती है, कर देंगे, हर 2 में 8 घंटे आती है क्या बिजली? उससे आपका काम थोड़ी हो सकता है। हाँ। जो काम हो, ये तो लोग शौचालय नहीं दे पाते। हमारे यहाँ 2 करोड़ 61 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश शौचालय दिए गए। गरीबों के पास शौचालय नहीं थे, बिजली सबसे ज्यादा अगर घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है तो शौचालय के नाम पे हुआ। अच्छा, आप चाहे जिस गांव में चले जाइए, शौचालय के नाम से पैसा तो निकल गया, दीवारें तो खड़ी हो गई और उसका पैसा निकलने के बाद सब बंद हो गया, शौचालय नहीं चल रहे हैं। गड्ढे चोरी, शौचालय के गड्ढे चोरी हो गया। हाँ। और जिनकी सोच शौचालय तक हो, अगर उन्होंने अस्पताल और एम्स बनाए होते तो कोरोना काल में लोगों को सड़क पर इलाज के अभाव मरना नहीं होता। हरदोई जनपद में ट्रामा शौचालय बनाना बुरा आइडिया था, हरदोई नहीं था। हाँ। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत में बदलकर जो उसकी प्रशासनिक मद है उसका घोटाला किया गया। हाँ, और कहा शौचालय? अभी पूरा हरदोई ओडीएफ घोषित है। आप यहाँ के डीपीआरओ को फोन लगाइए, पूरा हरदोई ओडीएफ, तब भी शौचालय अपूर्ण, लोग खुले में शौच करने को मजबूर। जी बिल्कुल। क्यों ऐसा राघवेंद्र जी? सूची तो इन्होंने बनाई थी। हाँ, सूची 2011 में जो इन लोगों ने बनाई थी, वो सारी सूची के लोगों को शौचालय दिए जा चुके हैं। जिन गांवों को गोद लिया था सांसद विधायकों ने, उन गांवों में विकास नहीं हो पाया, वहां शौचालय। और बड़ी खबर पहले आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। आजम ने चुनाव प्रचार की इजाजत मांगी, अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सरकार जानबूझकर केस में देरी कर रही है। आजम खान ये बड़े आरोप लगाए, चुनाव में भाग ना ले सको इसलिए लगातार यहां देरी की जा रही है। इसकी साजिश पूरी रची गई है सरकार की तरफ से। आजम खान ने ये आरोप लगाए। देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, चुनाव प्रचार की इजाजत मांगी है आजम खान ने। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। और शिवम हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवम, इस खबर से संबंधित क्या कुछ डिटेल्स? आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई, लेकिन सरकार पर ये बड़े गंभीर आरोप लगाए गए कि जानबूझ करके देरी हो रही है। देखिए, आजम खान ने निश्चित तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ जितने भी मामले थे उनमें लगभग सभी ऐसे कई ऐसे मामले थे जिनमें उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें 3 से 4 की उन्होंने संख्या दी है। उनमें सरकार ने जानबूझकर जो विधिक प्रक्रिया है वो लेट की है, ताकि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें उन्हें जमानत ना मिले और अंतरिम जमानत के जरिए वो बाहर ना निकल सके। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये मेरा अधिकार है कि मैं चुनाव प्रचार करूं। जिस तरीके से कोविड जैसे नियमों का हवाला देकर कई ऐसे उनके केसेस हैं जिनको लटकाया गया है, ऐसे में राज्य सरकार का सीधा एक मंसूबा है कि आजम खान जेल के बाहर ना आ पाए। ऐसे में मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे इन चुनावों में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। आजम खान का यह भी कहना है कि प्रदेश सरकार प्रायोजित तरीके से कहीं ना कहीं इन मामलों को डिले कर रही है। इन मामलों में वो नहीं चाहते कि जल्दी सुनवाई हो ताकि उन्हें जमानत मिल सके। ऐसे में उनकी पार्टी के, उनके वर्कर्स को, वोटर्स को एक तरीके से आजम खान ने कहा है कि उन्हें प्रचार की इजाजत मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। चुनाव प्रचार के लिए यहां पर गुहार लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सरकार जानबूझ करके केस में देरी कर रही है। आजम खान की तरफ से बाकायदा ये कहा गया चुनाव में भाग ना ले। आपने देखिए, आजम खान से जुड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये गुहार लगाई है कि उनके मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो। अंतरिम जमानत की उन्होंने गुहार लगाई ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है ताकि जानबूझ करके इसमें डिले हो। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है, बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि दंगा करोगे तो पोस्टर में छप जाओगे।
वो कह रहे हैं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर टंगते हैं। 2017 से पहले यहाँ पर हर तीसरे दिन दंगा होता था। 2017 से पहले दंगाइयों की यहाँ पर सरकार थी। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा जिस प्रदेश में 12 से 17 के बीच में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, सब जगह दंगे दंगे यही होते थे, उसी प्रदेश में 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे अगले दिन उनका पोस्टर किसी चौराहे पर चिपक जाएगा। मिश्रा जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है दंगाइयों की सरकार, अपराधियों की सरकार। देखिए ऐसा है कि 2022 का चुनाव शुरू हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं रहा। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव जीतने का प्लान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है अब इनके मंदिर और मस्जिद हिंदू और मुस्लिम में आने वाली नहीं है। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो जाए। बीजेपी बार बार इस मुद्दे को लेकर के आ रही है कि आज आप रात में भी अगर सड़क पर निकल जाए तो किसी को डर नहीं लगता। वो कह रहे हैं पहले के समय में लॉ एंड ऑर्डर क्या था आप जाकर के यूपी की जनता से पूछ ले, और समाजवादी पार्टी के समय में क्या था और थानों में क्या होता था, कैसे जाति विशेष के लोगों की भर्ती होती थी, ये आप समाजवादी पार्टी के समय में जो लोग रहे उनसे पूछ लीजिए। तभी तो देखा आपने उन्नाव में क्या हुआ, इनके विधायक ने कितनी बड़ी घटना घटित कर दी। तभी तो देखा लखीमपुर में क्या हुआ, किसानों की हत्या करा दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्यारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इन हत्यारों को 2022 में हटाने जा रही है। और अखिलेश यादव जी ने मतलब आप कह रहे हैं हत्यारों की सरकार, वो कह रहे हैं दंगाइयों की सरकार, आप कह रहे हैं हत्यारों की सरकार। राघवेंद्र जी, आप कहते हैं समाजवादी पार्टी इनके दंगाइयों की सरकार, ये कह रहे हैं हत्यारों की सरकार है। इनके लोगों के जो शब्द हैं, पहले तो शब्द वापस ले, इस तरीके का संवैधानिक शब्द बोले भारतीय जनता पार्टी के लिए। हत्यारा कहना, हत्यारा करने से पहले उसको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता, तब आप किसी को हत्यारा करते। हमारे मित्र अधिवक्ता हैं, लेकिन हत्यारा नहीं कह सकते किसी को। जो सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इनके जैसे कारनामे रहे हैं, वही सपने इन लोगों को दिल में आते हैं। और आज भी जो माफियाबाद इन्होंने दिया, जो इन्होंने संरक्षण दिया इनकी सरकार ने अपराधियों को, लोगों क्या डकैती होती, लूट होती थी, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते तो आगे वही लोग बैठे मिलते थे जो रात में लूट लेते थे। नहीं तो बार जिक्र हाथरस कांड का आता है, लखीमपुर खीरी कांड का आता है, उन्नाव का आता है, ये सब सपा शासनकाल में तो नहीं हुआ ना। ये कांड हुए तो इनमें सजा तो हो रही, इसमें कार्रवाइयां तो हो रही। हाथरस कांड आप देखिए तुरंत खोल दिया गया। हाथरस कांड में दोषी आज जेल में है। उन्नाव में हमारे विधायक जेल में भेजे गए। इसके बाद कितना बचाने का प्रयास किया गया विधायक जी को, कितना विधायक जी को बचाने का प्रयास किया गया, आपने देखा होगा। राज्य मंत्री उनका बेटा जेल में है, क्या सामान्य बातें हैं? इनकी सरकार में तो कोई छुटभैया भी कभी ये बात नहीं कर सकता। बेटियों की लड़ाई लड़ी, आंदोलन से मजबूर होकर तब इन लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी। आपके विधानसभा में, आपके विधानसभा में क्षेत्र में ब्राह्मण की हत्या हुई, खुलेआम हत्या हुई, क्या हुआ, किसने करा? चलिए एक बड़ी खबर एक और भी है। आज अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। आज कैराना में वो थे जहां पर उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि यूपी में अब की बार भी 300 के पार, उत्तर प्रदेश में हर तरफ बीजेपी ने विकास का काम किया है और उसी के आधार पर वो जनता से वोट मांग रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुन लीजिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। चलिए, मैं आशीष सिंह जी, आपने कहा कि प्रियंका दीदी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस का कायाकल्प हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब उनसे पूछा गया चेहरा कौन होगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं दिखती। लोगों ने कहा कि अरे बड़ी अच्छी बात है, प्रियंका गांधी लग रहा चुनाव लड़ रही है, सीएम का चेहरा है। उसके बाद कहती है मैंने तो चिढ़ कर कह दिया था। नहीं, ऐसा नहीं। प्रियंका दीदी क्यों नहीं हो सकती प्रियंका गांधी? क्या कोई डर है, संकोच है, क्या है? कोई संकोच नहीं है।
फिर चेहरा सीएम कौन बनेगा? हाँ, ये माइक तो ऊपर करके बोले ऐसे, हाँ। सीएम जो बनेगा वो तो विधानमंडल दल का नेता और ये सब तय ये करते तो हैं। सब ठीक पार्टियां है? कहती हैं। प्रियंका दीदी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है उनके नेतृत्व या में कोई चुनाव हिचक लड़ रहे है हैं। नहीं, कि कोई अगर हिचक मान लीजिए कि सीएम का कोई चेहरा हिचक रखकर नहीं। चुनाव लड़ा नहीं, और कोई कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा ही रहा जैसा अब तक होता रहा है, तो भद्द पिट जाए। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। उत्तर प्रदेश हाँ। की प्रभारी के तौर पे वो लीड कर रही हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस संघर्ष कर रही चलिए, है। आम आदमी पार्टी तो न्यू और मैं प्लेयर है नहीं, यूपी के चुनाव में। मैं एक बात सर, और आपका कहना तो चाह कोई रहा हूं। सीएम पद का चेहरा नहीं है, आप लोग तो रायशुमारी करते हैं ना, रायशुमारी करने के बाद कोई भी फैसला लेते हैं। कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जो पार्टी नेतृत्व हाँ। जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगी। सारे इलाकों के लिए कैंडिडेट्स तय हो गए जी, अभी सभी नहीं, 403 सीटों के लिए। सभी प्रत्याशी अभी नहीं हुए हैं। अच्छा, नहीं हुए। करीब 200 प्रत्याशी अभी आपकी हमारे। टक्कर किससे है? सपा से, बीजेपी से, कांग्रेस से? सबसे ज्यादा तगड़ी फाइट में किसको देखती है आम आदमी पार्टी? हमारी टक्कर किसी से है ही नहीं। अच्छा, हम तो विकास के ऊपर मतलब जो मतलब चुनाव लड़ रहे आप हैं। वही कह रहे हैं, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, ऐसा? जी हाँ। अब देखिए, आपकी बात सुन करके विधायक साहब हंस रहे हैं। विधायक जी हंसे हाँ। या कोई हंसे, हाँ। चूंकि हमारी पार्टी ही आंदोलन जीवी है। आपकी पार्टी आंदोलन जीवी है? जी हाँ। अब आंदोलन जीवी वर्ड से कई लोगों को चिढ़ हो जाती है, आप कह रहे हैं हाँ हैं हम आंदोलन जीवी। बिल्कुल, हमको मतलब जो कोई चिढ़ आपके नहीं आंदोलन होती। ने कई नेता भी पैदा किए, जी जी, है ना? और हकीकत यह है हाँ कि हम जहां भी हैं हाँ। वहां भ्रष्टाचार मुक्त हैं। अच्छा कोई भ्रष्टाचार नहीं निकाल सकता है, अच्छा इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा। और आने वाले भविष्य में हाँ अगर आम आदमी ने हाँ हमारी सरकार बनवाई हाँ। तो ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा और विकास होगा। विकास होगा। जी हाँ। वेरी गुड। सपा के सरकार में नहीं होता था ना? देखिए, नहीं नहीं, मुझे जब जिसको बताइए, मैं इसलिए इतनी- सवाल कर रहा हूं, एक- पहले इसका जवाब दीजिए, तब फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। एक मिनट। हाँ समाजवादी पार्टी हो या कोई हो, जी। विकास जिसकी जितनी नियत थी हाँ, किया। उसने विकास किया। अच्छा, सबने किया, लेकिन नियत जो है साफ अगर होती तो शिक्षा का ये स्तर इतना नहीं गिरता। आपकी पार्टी तो कहती है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, तो फिर अखिलेश भैया के पास बार बार संजय सिंह दौड़ काहे लगा रहे थे? लड़ लेते, गठबंधन की कोशिश काहे कर रहे थे? मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो विधायक साहब हंस रहे थे, अब मिश्रा जी भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, माननीय संजय सिंह दौड़ के नहीं गए थे, तो ये अखिलेश भैया दौड़ रहे थे पीछे। औपचारिक मुलाकात थी भाई, किसी के जन्मदिन पे जाना। औपचारिक का शिष्टाचार मुलाकात। नहीं, मिश्रा जी किसी हंसिए के मत, बताइए जन्मदिन पे। ये क्या होती है भाई? भैया, औपचारिक अनौपचारिक शिष्टाचार मुलाकात बड़ा सुनते अरे हैं भैया, मतलब जो है किसी के जन्मदिन पे जाना या किसी पार्टी में कोई जाना, बात नहीं, शिष्टाचार मुलाकात थी, ऐसे ही बधाई शुभकामना हालचाल पूछने के लिए गए थे। यस। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ हाँ। कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है हाँ। कि उत्तर प्रदेश के वो छात्र, वो नौजवान हाँ। जिनको टेबलेट और लैपटॉप फोन देने का वादा किया था, अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं, हाँ। जिनको उनका वेतन बढ़ाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की थी। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को जो योगदान देने का काम किया, हाँ। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने की जो बात की थी, जुमला वाली पार्टी ने कहा था, जनता तैयार पूरी बैठी है, पूरी तरीके तैयार है। आज ही तो अखिलेश यादव ने कहा कि 22 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। आज तो उनकी सीट का भी ऐलान हो गया। अब तक तो कयासबाजी थे कि मैनपुरी करहल, आज तो फाइनल हो गया कि करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी जी। काहे वही सीट चुनी भाई? कोई और चुन लेते। वहां से तो लोग कह रहे किसी को भी खड़ा कर देते। अरे यादव बाहुल इलाका, रमेश को, सोमेश को, अनवर को, अली को, कोई किसी को भी खड़ा करते वहां से जीत जाता। ऐसी सीट चुनते जो सबसे बड़ी टफ सीट हो। अयोध्या जा तो रहे थे बाबा, जा तो रहे थे ना। जो काम वहां हुआ वही काम अखिलेश भैया भी कर रहे हैं। ऐसा है क्या? उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र जी मुस्लिम करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रत्याशी के सामने डर गए। तो मान रहे हैं ना मिश्रा जी की सेफ सीट चुनना मजबूरी है? मान रहे हैं ना? ऐसा नहीं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जिस सीट से लड़ जाएंगे उस सीट में आंधी आ जाएगी। आप चले आए मैनपुरी, तो अपना शहर। वाह राघवेंद्र जी, अब यही सवाल समाजवादी पार्टी आपसे भी करेगी कि भैया काहे गोरखपुर से ही? गोरखपुर की सीट है। महाराज जी ने कभी अयोध्या घोषित नहीं की थी। वो तो कह रहे थे पार्टी जहां से मुझे बताएगी मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और वो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जिस सीट से लड़ेंगे वहां से विधायक चुने जाएंगे। ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। उनकी ताकत, उनका इकबाल, उन्होंने जो कार्य किए हैं गरीबों के कल्याण के लिए, जिस प्रकार सुशासन का उन्होंने व्यवस्था बेहतर बनाई है उत्तर प्रदेश में,
निश्चित रूप से आज हर व्यक्ति उनकी तारीफ के काबिल है और भारत क्या पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान की संसद में उनकी तारीफ हुई, ऑस्ट्रेलिया के सांसद तो कहता उनको हम अपने यहाँ से चुरा के ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएंगे। कोविड मैनेजमेंट जो बेहतर किया गया। दूसरी तरफ अखिलेश जी का शासन है, लैपटॉप की बात करते हैं, टेबलेट की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख चलिए मुझे मैं बाकी मसलों पर भी आऊंगा और ये जो बात जो कही जाती कि हरदोई में जिसने 6 से ज्यादा सीटें जीत लिया, 6 सीट भी निकाल ली, सरकार उसकी बनती आई है। क्या ऐसा होगा? और इन्होंने लैपटॉप की बात की, टैबलेट की बात की, 300 यूनिट बिजली फ्री की भी बात हो रही है और भी कई सारे लोक लुभावन वायदे किए गए। क्या उसका असर चुनाव पर होगा? क्या इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए शंखनाद हरदोई से। शंखनाद हरदोई से ब्रेक से पहले यहां पर लैपटॉप को मुद्दा उठा, टैबलेट का मुद्दा उठा और एक यहां के बारे में जो कहा जाता है कि यहां की जो रवायत है, सियासी रवायत कि 6 से ज्यादा सीटें जिसने भी जीती लखनऊ की गद्दी उसी को। लेकिन मैं टैबलेट और लैपटॉप पे आता हूं। लैपटॉप तो पिछली बार आपने भी खूब बांटा था, लेकिन क्या हुआ? आपके लैपटॉप युवाओं को पसंद नहीं आए क्या? देखिए ऐसा है, काम बोलता है क्या काम फेल हो गया? काम बोलता है। हाँ। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम किया था। हाँ। पढ़े लिखे नौजवानों को लैपटॉप दिया। हाँ। ये कह रहे थे कि फोटो लगी है। हाँ। अखिलेश जी की नेता की फोटो लगी है। आज तो नमक की थैली पे फोटो लगवाने का काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप उस समय रोक दी गई थी समाज कल्याण विभाग की, उससे लैपटॉप खरीद के बांटे, उससे खरीदा गया था। देखिए आज तो नमक की पॉलिथीन में उनकी मोदी जी की फोटो आ रही है। हाँ। ऑक्सीजन मतलब की जो आपने शुरू किया अखिलेश यादव की फोटो के साथ लैपटॉप, अब देखिए बड़ा आइडिया की चोरी हो रही है यहाँ पर। ये तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं हम तो आइडिया जनरेट करते हैं, बाकी चुरा ले जाते हैं। आपने फोटो दिया तो आप कह रहे हैं बीजेपी वाले सब चीज में फोटो चिपकाए जा रहे हैं। जिनके 5 विधायक, जिनके हरदोई में 5 सपा के विधायक भाजपा ने चुरा लिए, उनके आइडियो में चोरी चलती रहती है। मैंने तो लैपटॉप दिया मित्र, मैंने तो लैपटॉप दिया। हाँ। लेकिन इनके लोगों ने कहा वो किया कहाँ? लैपटॉप आपके लैपटॉप का हुआ क्या बाद में? आपके लैपटॉप का हुआ क्या बाद में? अरे नौजवान पढ़ रहा है, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चों की मृत्यु हुई गोरखपुर में। हाँ। उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। अभी हाँ। जनता के बीच में जाओ ना, मालूम पड़ेगा माधवेंद्र आपको। जी, माधवेंद्र मालूम जी। पड़ जाएगा आपको चुनाव क्या होता क्या है। बात करते हैं ये लोग? बात करते हैं जिसमें 72 छेद। इनके यहाँ इंसेफ्लाइटिस जब गोरखपुर में फैल रही थी कितने बच्चे मारे जाते थे। आज इंसेफ्लाइटिस खत्म कर दी गई। आज इतना अच्छा कोरोना मैनेजमेंट किया गया, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारी सेनाएं लगाई गई। दुनिया के हर देश में ऑक्सीजन जो डेल्टा वेरिएंट आया उसमें कमी पड़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं की और ऑक्सीजन मुहैया कराई। हर स्तर पर ऑक्सीजन पहुंचाई गई। नए ऑक्सीजन के ये इन्होंने लैपटॉप दिया तो आप भी तो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बांट रहे हैं और हमारे काम आएगा। हाँ। इन्होंने जो दिया था वो क्या काम में आया? वो हमारे काम आया। कैसे? क्योंकि आज वो सोशल हमारा प्रचार कर रहे हैं। कुछ चुनाव आयोग ने बंदिश लगा दी है। इनके लैपटॉप, इनके दिए हुए चालाक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय तो जनता पार्टी के लैपटॉप इन्होंने समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा युवाओं को और उस लैपटॉप से बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज वो मोदी जी डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया में योगी जी की जय जयकार हो रही है ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ, इनको पता था कि उत्तर प्रदेश में देश में कोरोना फिर से आने वाला है। ऑक्सीजन प्लांट पहले क्यों नहीं लगाया आपने? अगर पहले लगा दिए होते तो लाखों संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी से लोग दर दर भटक रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। अब दिल्ली में ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया था क्या सबको? खैर नहीं, दिल्ली में सबको हो गया था। दिल्ली वाला मॉडल लाएंगे ना यहाँ पर। दिल्ली में सबको हो गया था, सबको हो गया था। किसी को दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली में तो किसी की मौत भी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लोग इंग्लैंड से अमेरिका से दिल्ली भाग के आ रहे थे इलाज कराने के लिए, है ना? इतनी बढ़िया दिल्ली में व्यवस्था थी। व्यवस्था जितनी बढ़िया दिल्ली में थी उतनी शायद कहीं की नहीं थी। उतनी कहीं की नहीं थी। और सबसे बुरी व्यवस्था यूपी उत्तर प्रदेश सबसे बुरी व्यवस्था। और उस बुरी व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ रही है सर, दिल्ली वाला मॉडल लाने के लिए। जी हाँ, दिल्ली का मॉडल ही नहीं। आशीष जी ऐसा है क्या? मतलब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, दिल्ली में लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ा, दिल्ली में अस्पतालों के गेट से बाहर लोगों को नहीं भगाया गया। दावा किसी का भी हो, जिनके स्वजन प्रियजन मित्र साथी सहपाठी पड़ोसी खत्म हुए हैं, पूरे देश वही जानते हैं। हिंदुस्तान में शमशान और कब्रिस्तान में पहली बार अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी, लोगों को रिश्वत देनी पड़ी है। एक 12 साल के बच्चे कंधे पर लाद के पिता 50-50 किलोमीटर चला है। अटैची पर एक माँ एक बच्चे को लेकर 50-50 किलोमीटर चली है। लोग सड़क पे पैदल चले, भूखे पेट चले, मर गए, खत्म हो गए, ट्रेन से कुचल गए। ये विभीषिका देखी है हमने।
इसके विजुअल्स आज भी आप ही के सबके टीवी चैनलों पर मैं देखता हूं। अब कैसे सच्चाई के आंखों देखी सच्चाई कैसे न करी जा सकती है। उस समय कोरोना काल के संकट में कोई मदद कर रहा था तो अजय लल्लू प्रियंका गांधी कर रहे थे, मुकदमे लिखे गए, हमारे नेता जेल में रहे, मुझ पे खुद 8 मुकदमे हैं। देखिए कोरोना जैसी विभीषिका देश नहीं पूरी तब दुनिया ये घरों में हमारी ने देखी। तब ये घरों में हमारी व्यवस्था का फायदा उठा रहे थे, ताली और थाली बजा रहे थे, आज भी हमारी मजबूरी पर हंस रहे थे, हमारी बेकारी पर हंस रहे थे, लेकिन हमारे आंसुओं का जश्न मना रहे थे। सर एक सेकंड, लेकिन इस विभीषिका इस महामारी के बीच भी चुनावी एजेंडे से कोरोना गायब है। किसी भी पार्टी ने लैपटॉप, टैबलेट, 300 यूनिट बिजली फ्री से हट करके ये नहीं कहा कि एक जिले के अंदर 2 रुपए का कम से कम 20 बड़े अस्पताल खुलने चाहिए। ये मेरे मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर है। किसी ने कहा 2 रुपए किसी ने कहा नहीं दे पाए फ्री, 2 रुपए का मास्क फ्री जनता को। अरे दिल्ली मॉडल वाले बोलते हैं, चले दिल्ली मॉडल वाले बाबा आप ही से पूछते हैं, आपके मैनिफेस्टो में लिखिएगा एक जिले में कम से कम 20 अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। आपके मैनिफेस्टो में आएगा नंबर 1 पर, आएगा हमारे मैनिफेस्टो में। बिल्कुल श्रीमान जी, अगर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। अगर भाजपा की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, भाजपा से भी सवाल करूंगा। पहले आप बताइए, दिल्ली मॉडल लागू कीजिएगा ना यूपी में, कोरोना की बात करते हैं ना, तो एक जिले में 20 से 25 अस्पताल खोलिएगा, अपने मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर लाइएगा। ये केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो भी इसके लिए भी राजकुमारी, इसके लिए भी माधवेंद्र जी, कोरोना का मसला बड़ा मसला है। सत्ता में आप है तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। बिल्कुल। एक जिले के अंदर मुझे लगता है कि 20 अस्पताल भी कम होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 20 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 500 से 1000 बेड वाला क्यों नहीं हो सकता? और ये सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं पहले नंबर पर आएगा? क्यों नहीं आता? बिल्कुल, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कोरोना मैनेजमेंट की व्यवस्था की है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया है, आप देखें यहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते थे, पता लगता था कि क्या है दिक्कत, क्या है। मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे, कुल 12 मेडिकल कॉलेज से भाजपा की सरकार बनी। आज 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं सरकारी व्यवस्था पर। बाकी बचे हुए 16 जिले जहाँ पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। और ये कोरोना की बात करेंगे, जो लोग कोरोना में निकले नहीं, कोरोना के भय से घरों में दुबके पड़ रहे, हमारे लोगों को कोरोना झेला है। हमारे सरकार के 2 मंत्री मरे कोरोना के माध्यम से, 9 विधायक मरे हैं। मैं स्वयं कोरोना प्रभावित रहा हूं, जितने हमारे विधायक कमी की वजह से हुई ये सारी चीजें, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक जिले में कितना अस्पताल खोलेंगे कि किसी को कमी ना रहे इलाज की, उस पर बात कम। यहाँ पर ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है। परशुराम जी, उनका फरसा, राम जी, कृष्ण जी सब आ जाते हैं। तो में अखिलेश यादव जी ने 100 बेड का अस्पताल बनवाया, ट्रामा सेंटर बनवाया, सारी व्यवस्थाएं कराई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ट्रामा सेंटर में डॉक्टर नहीं लगा पाए। हरदोई के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो बन गया, उसकी स्थिति क्या है देखा आपने, उद्घाटन कर दिया। चुनावी मेडिकल कॉलेज, न डॉक्टर हैं न कोई व्यवस्था है, आज भी वहां काम चल रहा है। मेट्रो देखिए अखिलेश जी ने बनवाई, एक स्टेशन मेट्रो का लखनऊ में नहीं बनवा पाए। अरे क्या बात करेंगे, अपराधी लोग हैं इनके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधी, सबसे ज्यादा मुकदमा, इनके उप मुख्यमंत्री अपराधी, सबसे ज्यादा कैद हो गए। हमारा नेता ऐसा अखिलेश यादव है के नाम पर लोगों को लूटा, अखिलेश यादव, कोई इसके तोड़ नहीं, कोई इसका विकल्प नहीं है। चलिए देखिए, अभी हम हरदोई में बात कर रहे हैं यूपी की सियासत की। कैराना में जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए और यहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। वो कह रहे हैं कैराना में हर तरफ शांति, हर तरफ शांति है कैराना में। पलायन करने वालों को अमित शाह की, लोग पलायन करने वालों का पलायन हो गया, जिन्होंने पलायन करवाया, पलायन करवाने वालों का पलायन हो गया। ये वही कैराना है जहां से लोग पलायन करते थे। लोगों ने मुझसे कहा कि अब उन्हें कोई डर, कोई खौफ नहीं है। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। मिश्रा जी, पलायन का मसला पश्चिमी यूपी में बड़ा उठ रहा है। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री ने डोर टू डोर कैंपेन में भी ये बात उठा दी। देखिए ऐसा है, हाँ, पलायन का मुद्दा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की वजह से और कोई विकास का एजेंडा नहीं है। अभी ये ऐसी जगह जाएंगे, हाँ, कि जहां पर हिंदू मुस्लिम की आवाज आ जाए। आप तो करते ही नहीं ये सब, नहीं करते।
अच्छा। हम समाजवादी लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम आप लोग पर को आपस आरोप में लड़ाने लगता का है कि काम भैया करती आप तो हज हाउस बनाते हैं, मंदिर से आपको चिढ़ है, आप कब्रिस्तान बनाते हैं, आपको मंदिर से चिढ़ है। शमशान कब्रिस्तान किस चुनाव में हुआ था? है। देखिए ऐसा है, लोग कह रहे हैं उसकी आंच अभी तक यहाँ तक आ रही है। अरे आरएसएस वाले लोग हैं, ये आपस में लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए बार बार समाजवादी पार्टी को जिन्ना की याद आती है। अरे फिर तो बात करेंगे तो ना, बात ऐसी बात हवा में निकल जाती जिन्ना है। वाले क्या बात करते हो आप? अल्लाह के साडवानी जी कहाँ चले गए थे पाकिस्तान? कौन गया था? माधवेंद्र जी। जैसे ही जिन्ना पर आता है सवाल तो पूछते, जरा आडवाणी जी से पूछ लीजिए। गोडसे की बात करने वाले लोग बात करेंगे विकास की। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव आया, ओवैसी साहब कहते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगा और छला है आपने। आपके तौकीर रजा समाजवादी पार्टी में आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि साहब हमें बड़ा यकीन था, ऐसा लगता था कि अखिलेश भैया मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन ये तो भी बड़े वाले ठग निकले। देखिए ये तो कांग्रेस चले गए छोड़कर। आप कहते हैं हमारा एमवाई समीकरण बड़ा इंटैक्ट है, एकदम मजबूत है। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं पीछे से, लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। अच्छा। लेकिन अखिलेश यादव जी है ना, इनके सामने कुछ चलेगा नहीं। मतलब इन्होंने ओवैसी जी को छोड़ रखा है कि जाइए ध्रुवीकरण कीजिए। अरे बसपा भी टीम, ओवैसी भी टीम, और हम नाम नहीं लेंगे। ये अपने पिताजी के नहीं हुए तो दूसरों के क्या होंगे? नेताजी को पकड़ के जेल में रखा है। कल उनकी छोटी बहू आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुलायम सिंह जी के संधि भारतीय जनता पार्टी आके ज्वाइन करते हैं, उनके साड़ू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। इनके घर के कारनामे पता लग जाते हैं, क्या इनकी हैसियत है, घरों पर क्या इनके क्या प्रदेश संभालेंगे। बीजेपी कह रहे हैं कि पहले घर संभालो। नहीं संभाला जाता। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता विहीन कर देंगे। पहला टिकट दिया हुआ न्याय दर्शन का दंगाइयों का डर बोल रहा है ना, समाजवादी आ रही है, भाजपा जा रही है, डर बोल रहा है भाई। समाजवादी कभी नहीं आने वाली है। अरे देख लेना ना, समाजवादी राजनीति खत्म हो चुकी है और समाजवाद के नाम पर ये लोग धब्बा है। जिस तरीके की समाजवादी बात करते ये साड़ू हैं, मोदी जी के सगे साड़ू हैं ओवैसी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा नहीं तो ओवैसी को लगा रखा है, लेकिन आप जब दिल्ली में आए थे तो आप पर भी बड़ा आरोप लगा था कि आम आदमी पार्टी किसकी टीम है, कांग्रेस की टीम है कि बीजेपी की टीम है। आप लोग पर बड़ा आरोप लगा था आम आदमी पार्टी में, लेकिन हुआ ऐसा कि दिल्ली की सत्ता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से निकल गई भैया। और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का है। भाजपा के लोग मुस्लिम से बड़ा नफरत करते हैं ना। देखिए नफरत करते हैं ना पिताजी, नफरत करते हैं ना, ये बड़ा मुस्लिमों नफरत करते हैं। अरे ओबीसी पे कराई कार्रवाई, क्यों नहीं कराई कार्रवाई? अरे जहर उगलता है आपके लिए, क्यों नहीं आप विरोध करते उसका? इसका मतलब है साड़ू है ना, शाम को खीर खाई जाती है ना। पाकिस्तान कौन गया था खीर खाने के लिए? पाकिस्तान चले गए। अरे बड़े मोदी देशभक्त है ना, पाकिस्तान चले गए। अगर कोई नेता पाकिस्तान चले जाता कि भैया असदुद्दीन ओवैसी इतने जो बयान देते हैं उन पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जी बिल्कुल कार्रवाई होती है, उन पे मुकदमे कायम किए गए, उनके भाइयों पे मुकदमे कायम किए गए। और ओवैसी से डर इनको लगता है, सबसे ज्यादा चोट इनको ओवैसी पहुंचाते हैं। अगर मिश्रा जी इनको लगता है कि जो ईमानदारी से मुस्लिम वोट बांटेगा। एक बात बताइएगा ईमानदारी से, असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यादवों से ज्यादा है कि नहीं मुसलमान आबादी में उत्तर प्रदेश में, वो कहते खाली वोटें लेते रहिएगा, पद वद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो रहे सरकार बनने दीजिए, क्या दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों में कोई डिप्टी सीएम दिया? सीएम तो भूलिए गए, सीएम में सिर्फ और सिर्फ यादव ही बैठेगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सीएम सिर्फ और सिर्फ यादव ही बनेगा, ये तय है। किस परिवार से होगा बात करने की जरूरत नहीं है, डिप्टी सीएम तो दे दीजिए भैया। देखो ऐसा है, आपको पता ना जब बच्चा रोता है ना, उसको क्या देते हैं? क्या? झुंझुना। तो भारतीय जनता पार्टी तो आपने मुसलमानों को झुंझुना दे दिया। सुनो, भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री के नाम पर झुंझुना देती है। आप तो वो भी नहीं देते। अरे क्या बात करते हो? आप तो वो भी नहीं देते। हम विकास करेंगे, हम झुंझुना नहीं पकड़ाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को। राघवेंद्र जी, आप भाजपा के लोग मतलब आप कह रहे हैं कि जो 2 डिप्टी सीएम बनाया है वो झुंझुना है। इनके यहाँ इनसे फालतू कुछ होता, जो कुछ है परिवार ही उसके लिए पूरा नहीं हो पाता। सारा कुछ पावर है तो परिवार तक ही सीमित रखते हैं। 63 लाल बत्ती अपने परिवार दी, और जो बचा हुआ माल है, क्योंकि मंत्रालयों में पैसा मिलता है, भ्रष्टाचार ये लोग करते थे, वो पैसा आज भी दीवालों से कन्नों से निकल रहा है। इसलिए नहीं ये लोग बांटते हैं, इसलिए नहीं हिस्सेदारी देते हैं, इसलिए लोग जिम्मेदारी नहीं देते, परिवार से बाहर आते हैं। लीजिए, ये कह रहे पंकज सिंह और अनुराग ठाकुर परिवार से बाहर आते। मैं काहे दूर जाऊंगा भैया, हरदोई की बात कर लीजिए। आए नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल भी परिवार से बाहर आते हैं।
पंकज सिंह और अनुराग ठाकुर पार्टी में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्थान बनाया, इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिला कि किसी नेता के कहने से। लेकिन यहाँ राम गोपाल यादव काम कर रहे थे, शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री जी के, शिवपाल सिंह यादव दावेदार थे, इस मुद्दे पर बात होनी उनको चाहिए। ब्रेक करके अखिलेश यादव को ये सब माहौल गद्दी दी गई और ट्रेनी आदमी को गद्दी बैठा दिया गया। जो आवारा पशुओं का संकट है, जो किसानों की बदहाली है, जो किसानों की आत्महत्याएं हैं, जो किसानों के आंदोलन में जो ये जो कानून वापसी को लेकर थूक के चाटने वाली स्थिति बनी सरकार की, ये मुद्दा होना चाहिए। एक माधवेंद्र जी, चूंकि आप विधायक भी हैं, ये समस्या मैंने जहां जहां मैं गया और जितना मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मैंने देखा रात के समय में लोग डंडा टॉर्च लिए हुए और वो खेत की पहरेदारी करते हैं। और मैंने देखा कि कई जगह पर आवारा पशु, सांड, गाय, बैल उस सड़कों पर भाग रहे हैं और लोग उनको हका रहे हैं। ये लोगों को सुनने में बड़ा लगता होगा, यार ऐसा भी होता है क्या? लेकिन एक बड़ी समस्या, इसके लिए क्या उपाय है? क्या उपाय है, क्या किया जाए? इस पे कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकार ने किसानों को आय भी दुगनी की, किसान सम्मान निधि भी दी। आवारा साथ ही पशुओं साथ का जो क्या आवारा पशुओं की समस्या है, अन्ना गायों की समस्या है, उसके लिए गौशाले खोले जा रहे हैं। को जैसे भाजपा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, हर से बाहर जिला मुख्यालय में, हर ग्राम सभा में गौशाला खोला जाकर घरों से एक सेकंड, वो बता रहे हैं कि करना क्या है? अच्छा जाने दीजिए। इससे ज्यादा और कोई काम किसी राज्य में नहीं हुआ जितना अन्ना गायों पर उत्तर प्रदेश में हुआ। 11 लाख गौवंश खुले हुए घूम रहे थे, आज 8 लाख गौवंश गौशालाओं के अंदर हैं। हर ग्राम सभा स्तर पर आदेश है 50 गायों की कम से कम। इतनी ज्यादा गौशालाएं हैं सर, तो फिर आवारा पशु सड़कों पर क्यों है? 3 लाख गाय भी बची हुई है, 3 लाख गाय बची, क्योंकि भूसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। लेकिन पहली बार बदहाल है। एकमात्र ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य है, पूरा जवाब आने दीजिए, पूरा जवाब। जिस तरीके वो बदहाल है, एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर गौशालाएं खोली जाती है, जहां पर गाय पालने के लिए पैसा दिया जाता है। ऐसा केवल एकमात्र यूपी राज्य है। मैं बता रहा हूं, जल्दी से उत्तर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा मालूम क्या था? माँ गंगे ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ तो गंगा जी के नाम पे हुआ। गंगा निर्मल अब नहीं, गंगा आज भी गंदी तो रखी है, घोटाला किया, उसका पैसा निकाल लिया। में होती है गंगा आरती, वहां गए, बनारस गए तो सफाई हो गई। मोदी बनारस अब दुनिया का सबसे बेहतर शहर गंगा माता का भी श्राप लगेगा। नंबर 1 बात, सबसे गंगा माता का श्राप लगेगा। नंबर 2, गाय हमारी माता है। भाजपा कहती है ना, गंगा को कलंकित करने का काम, गाय उत्तर प्रदेश में गाय खाने का काम, पानी नहीं मिला, चारा नहीं मिला, दाना नहीं मिला। चलिए अब समय, गंगा माता का भी श्राप और गौ माता का भी श्राप भाजपा को लगेगा। एक बार चारों से पूछूंगा, सर बीजेपी की कितनी सीट? 300 पार, 300 पार, 400 बहुमत में सरकार बनाना है। 400 पूरी 400। 3 सीट विपक्ष के लिए सर, आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और अपने विकास के कार्यों पर। आशीष जी लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं या काट रहे हैं वोट? 250 प्लस, बाकी लोग अलग विधानसभा बनवा देंगे। अच्छा 250 प्लस, मतलब इन्होंने अपना टारगेट बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शंखनाद में जुड़ने के लिए। तो हरदोई से शंखनाद में आज बस इतना ही। कल मुलाकात होगी एक नई जगह से, एक नए शहर से, एक नए विधानसभा सीट से, और वहां हम फिर से करेंगे शंखनाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला जारी। धन्यवाद।